बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। ये वीडियो सबके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाली है, ख़ास तौर पे उन दोस्तों के लिए जो कि स्टूडेंट्स हैं और अब्रॉड स्टडी के लिए उनका कोई प्लान्स हैं। तो ये स्पेशली वीडियो उनके लिए है। तो ये मैंने नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार मैंने कंडक्ट करवाया था, तो ये इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है। तो जिसका टाइटल था स्टडी अब्रॉड स्कॉलरशिप विनिंग स्ट्रेटजीज एंड ट्रिक्स। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारून रशीद है एंड आई हैव डन PhD in electronics engineering and currently I am serving as an assistant professor at School of Engineering and Technology, National Textile University, फैसलाबाद। तो आज के हम इस लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा कि हमारे इस सारा जो है, अगर आपने बाहर पढ़ने के लिए जाना है तो उसमें के लिए आपके लिए जो है वो कौन कौन सी चीज़ें आपको इन एडवांस आपने किस तरह उसके लिए खुद को प्रिपेयर करना है। आपके लिए मार्क्स जो है वो क्या कितने इंपॉर्टेंट हैं, CGPA को कैसे मेंटेन करना है, अगर आपका CGPA लो है तो उसको आपने कैसे टैकल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं बाहर अप्लाई करने के लिए, उन डॉक्यूमेंट्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो अब आप आपको एजेंट्स वगैरह जो कि स्कैम्स मेजोरिटी होते हैं उनसे आपने बचना है और आप ये सारे काम खुद भी कर सकते हैं। तो इन सारी की कंप्लीट गाइडेंस जो है वो आज की वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए सबके लिए बहुत यूज़फुल होगी। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप इस मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको सारे जो है वो डिटेल्स जो है उसकी प्रोवाइड कर दूँगा। उसके अलावा मेरा फेसबुक का जो ऑफिशियल पेज है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, डॉक्टर मोहम्मद हारून रशीद ऑफिशियल के नाम से है मेरा। और वहाँ पे मैं सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो है वो गाहे बगाहे अपलोड करता रहता हूँ और वहाँ पे जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो भी आप पोस्ट कर सकते हैं और उसका भी मैं उसको रिप्लाई करूँगा। तो चलें आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जब हम स्टडी अब्रॉड की बात करते हैं तो थोड़ा सा मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। मेरा 11 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है जिसमें मैंने पाकिस्तान में भी पढ़ाया हुआ है। पाकिस्तान में गुलाम इसाक़ खान इंस्टीट्यूट में मैंने MS किया था गुलाम इसाक़ खान इंस्टीट्यूट से, BS और MS। तो मैंने वहाँ पे अपनी 2 साल ड्यूरिंग MS स्टडीज़ 2 ईयर्स की मैंने टीचिंग असिस्टेंटशिप की, जिसमें मैंने भी अंडर ग्रेजुएट क्लासेस को मैं पढ़ाता था इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को। उसके अलावा मैंने 2015 में मैंने अपना MS कंप्लीट किया था और MS कंप्लीशन के बाद मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में मैंने 1.5 साल एज ए टीचिंग एज ए लेक्चरर सर्व किया। उसके बाद मैं अब्रॉड चला गया PhD स्टडीज़ के लिए और वहाँ मैंने 5 साल जो है अपनी PhD स्टडीज़ के दौरान MS को भी पढ़ाया हुआ है। तो मेरा रफली जो है 11 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है। उसके अलावा मैंने आई एम द विनर ऑफ द कायदे आज़म मेरिट स्कॉलरशिप एंड आई एम फैसलाबाद बोर्ड पोजीशन होल्डर एज वेल। उसके बाद मुझे GK का मेरिट स्कॉलरशिप भी मिला, मुझे स्टूडेंट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी मिला जो कि यूरोपियन यूनियन का फंडेड प्रोजेक्ट था। उसके बाद मुझे स्टूडेंट IT अकेडमिक स्कॉलरशिप भी मिला हुआ है और चाइना में मुझे एक स्कॉलरशिप मिला था कास्ट वास्ट फेलोशिप जिसे आजकल आंसर फेलोशिप कहते हैं, वो भी आई एम द विनर ऑफ दैट स्कॉलरशिप एज वेल बट आई डिड नॉट ज्वाइन दैट। उसके बाद मैं कोरिया का भी मुझे स्कॉलरशिप मिला था, कोरियन प्रोफेसर का मुझे स्कॉलरशिप मिला था जी, लेकिन मैंने उसको भी नहीं ज्वाइन किया। लेकिन मैंने अपनी PhD थी वो एस्टोनिया से की जो कि शेंजन कंट्री है यूरोपीय यूनियन का, और वहाँ से मैंने अपनी PhD कंप्लीट की थी। 2016 से 2021 तक मैंने PhD कंप्लीट की। दिस इज़ ऑल अबाउट मी। तो आज की हम इस पूरी वीडियो में ये डिस्कस करेंगे या लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे कि हमें बाहर जब क्यों पढ़ने जाना चाहिए। ज़ाहिर है हर चीज़ की कोई ना कोई मोटिवेशन होती है, अगर मोटिवेशन नहीं होगी तो हम उसको फिर उसकी मोटिवेशन के बगैर कोई भी काम नहीं होगा। ठीक है। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे कि देखेंगे कि आपने अगर कोई भी बच्चा जो है, आमतौर पे जब मैं भी इस स्टेज पे था, जब मैं अंडर ग्रेजुएट लेवल पे था, तो हमें इन सारी चीज़ों का नहीं पता होता था कि कैसे प्रोसीड करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे ज़ीरो से स्टार्ट करें, बाहर मुख्तलिफ कंट्रीज़ में क्या क्या प्रोसीजर है, कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको कैसे प्रिपेयर करना है। टोटली मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो ब्लैंक होते हैं इस बारे में। तो मैं इसमें ये भी आपको बताऊंगा कि कैसे ज़ीरो से स्टार्ट करना है। अपने आप को स्कॉलरशिप विनिंग के लिए आपने किस तरह डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं कि आपके स्कॉलरशिप की विन करने की जो है वो चांसेस बढ़ जाएँ। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आपके बिफोर यू हैव इन योर हैंड्स बिफोर अप्लाइंग, और उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, और दुनिया में मुख्तलिफ कंट्रीज़ के मुख्तलिफ स्कॉलरशिप जो है वो कौन कौन से अवेलेबल हैं और उनके लिए अप्लाई कैसे करते हैं। और एंड पे जो था वो मैंने इस लेक्चर के क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखा था जो कि मैंने वो भी आज थोड़ा सा उसको भी मैं डिस्कस करता हूँ।
जी तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहली अपनी बात डिस्कस करते हैं कि हमें बाहर क्यों पढ़ने जाना चाहिए। तो इसके लिए दो मोटिवेशन हैं। सबसे पहले तो है कि इस्लामिक पर्सपेक्टिव से हम इसको देखते हैं। दूसरा है कि हमारा कैरियर और सक्सेस यानी कि दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम इन दोनों पर्सपेक्टिव को देखते हैं, क्योंकि मोटिवेशन जब तक किसी चीज़ की नहीं होगी तो आपको के अंदर जो है वो एनर्जी नहीं आएगी किसी अपने गोल को अचीव करने की। तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी मोटिवेशन के ऊपर बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जब कुरान पाक नाजिल किया तो अल्लाह ताला ने कहा अपने नबी को, जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के पास जो वही भेजी हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो उसमें था इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सबसे पहले इल्म पे ज़ोर दिया। तो इस वजह से इस्लाम बीइंग अ मुस्लिम हमारे लिए ये ऑब्लिगेशन है कि हम इल्म हासिल करें। इल्म हासिल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इससे हमें अल्लाह ताला की जो है वो तख्लीक का बारे में पता चलता है, कुदरत के राज हम पे आया होते हैं, और हमारा जो है वो अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी हम और अल्लाह ताला की सारी जो क्रिएशंस हैं उनके बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जब हम गेन करते हैं तो हमें पता चलता है कि सारी चीज़ें जो है वो तख्लीक़ात अल्लाह ताला ने कैसे की, और हम अल्लाह ताला की नियमतों का शुक्र अदा करते हैं। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, जो कि हमने आप में से सबने सुनी होगी कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। द सीकिंग ऑफ नॉलेज इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर एवरीवन। तो हमारे नबी पाक ने भी इल्म के असूल पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया, और ये दुनिया और दीन का इल्म हासिल करना हम पर फ़र्ज़ है। तो इन मजहबी जो हमारा इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसके कह सकते हैं कि हमारा कुरान पाक भी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी में इसका वाज़ेह जो है इशारा मिलता है कि इल्म हासिल करना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है और हमारे पे फ़र्ज़ भी है। तो उसके बाद आपने कुरान पाक में भी देखा होगा, ये आयत अक्सर आप में से में जो है वो हर एक के नज़रों से गुजरी होगी। कुरान पाक में है वकुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। तो ये भी हमें एक और इशारा मिलता है कुरान पाक से कि इल्म हासिल की करना कितना ज़रूरी है, और इसके लिए हमारे मजहबी फरीज़ा भी है। तो इल्म हासिल करना इबादत भी है और अल्लाह ताला का हुक्म भी है और हमारी दुनिया की ज़रूरत भी है। इल्म हासिल करने में हमारे पास जो है वो हमें सफ़र जो है उसके लिए हमें हुक्म दिया गया है। जिस तरह ये कुरान पाक की एक आयत है, इसका तर्जुमा मैं बताता हूँ कि ट्रैवल थ्रू द लैंड एंड ऑब्जर्व हाउ ही बिगेन क्रिएशन। कि अल्लाह ताला ने कहा इंसान को कि तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि ज़मीन में सफ़र करें ताकि आपको पता चले कि किस तरह अल्लाह ताला ने तख्लीक़ात का आगाज़ किया। देन अल्लाह विल प्रोड्यूस द फाइनल क्रिएशन, और किस तरह अल्लाह ताला जो है वो आखिरत में जो है वो चीज़ों को पैदा करेगा, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। ये इसका मफ़हूम है इन आयात का, जो कि हमें इस बात की एक्चुअली जो हमें अब्रॉड सफ़र करने का या दुनिया देखने का जो हमारी मोटिवेशन है वो यहाँ से भी हम इसको अखज़ कर सकते हैं। इस तरह एक ज़ईफ़ हदीस है कि जिसके बारे में यह है कि इल्म हासिल करो ख्वाह तुम्हें चीन जाना पड़े। तो वो भी एक इसी का ही उसका बैकग्राउंड यही है कि सफ़र जो है वो सफ़र में बरकत है, और सफ़र से इंसान अल्लाह ताला की तख्लीक़ात को जो है वो देखता है, और अल्लाह ताला की जो भी क्रिएशन है हर एक में अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से और दुनियावी ज़िंदगी के पॉइंट ऑफ व्यू से तालीम की क्या अहमियत है, और जब हम अब बैरून मुल्क सफ़र करते हैं तो उसके लिए जो है हमारा क्या उसके बेनिफिट्स हैं, और उसमें हमारे पास किस तरह हम ग्रूम करते हैं जो है वो हमारी ग्रोथ होती है। तो जिस तरह ये आपने बिल गेट्स की ये कोर्स आप मेजोरिटी ऑफ द पीपल हैव सीन दैट कि अगर आप उसमें तो बिल गेट्स जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का बानी है, और उसने कहा कि अगर आप गरीब पैदा होते हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब ही मर जाते हैं तो इसमें आपकी गलती है। तो जब आप ये वाली मोटिवेशन दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो जब आप बैरून मुल्क सफ़र करते हैं, बैरून मुल्क स्कॉलरशिप्स पे जाते हैं, तो मेरे अपने जो है वो कोई मेरे जो है मैंने सक्सेस स्टोरीज़ जो है वो अपनी आंखों से देखी हुई हैं, जिसमें मेरे कुछ फ्लैटमेट्स थे। गुलाम इसा खान इंस्टीट्यूट में जब मैं पढ़ता था तो मेरे क्योंकि वहाँ पे फ़ीस बहुत ज़्यादा है, 12 लाख तकरीबन एक साल की फ़ीस है। तो मेरे कुछ क्लास फेलोज ऐसे थे कि जो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पे वहाँ पे फ्री एजुकेशन भी हासिल की। उनमें से कुछ उधर जॉब भी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हैं पीएचडीज करके। और इसके अलावा जो है वो कुछ अब्रॉड सेटल हो गए हैं, जिसमें एक जो है वो कुछ नॉर्वे में चले गए, कुछ उसके बाद एक मेरा दोस्त है वो बहुत ही अच्छी मतलब पोस्ट पे है उधर नीदरलैंड में पीएचडी कर रहा है, जो कि गुलाम रसा खान इंस्टीट्यूट में स्कॉलरशिप पे पढ़ता था, और वो फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलोंग नहीं करता था।
तो ये सारी चीज़ें जो है हमें मोटिवेशन देती है किस तरह आप अपनी मेहनत से अपने हालात को बदल सकते हैं। अगर आपके पास नॉलेज है, तो अगर आपके पास स्किल्स हैं, तो दुनिया आपके लिए ओपन है, और आपके लिए अर्निंग के भी सोर्सेज ओपन होते जाते हैं, और नए से नए रास्ते अल्लाह ताला जो है वो खोलता जाता है। मेरी अपनी अगर मैं स्टोरी आपके साथ शेयर करूं, तो जब मैंने एमएस तक मैंने पाकिस्तान के भी इवन के इस्लामाबाद के और ज़्यादा सफ़र नहीं किया था मैंने, और अब्रॉड जो था वो बिल्कुल भी कभी भी सफ़र नहीं किया था। लेकिन ड्यूरिंग पीएचडी जो मेरा 4 साल का 4.5 साल का सफ़र था, उसमें मैंने दुनिया के तकरीबन मुझे मौका मिला कि मैंने 30 कंट्रीज़ को विज़िट किया, जिसमें मैंने यूरोप ऑलमोस्ट सारा देखा हुआ है। उसके बाद मैंने यूनाइटेड स्टेट्स को भी विज़िट किया, मैंने जापान, चाइना, दुबई, इजिप्ट, कतर, सऊदी अरेबिया, रोमानिया, और इसके अलावा मैंने यूनाइटेड किंगडम को भी जो है वो विज़िट किया हुआ है। और मैंने दुनिया की टॉप रैंक जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, और उसके अलावा मुख्तलिफ जो दुनिया की टॉप रैंक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सब मैंने फिजिकली जो है वो विज़िट की हुई हैं। अगर यूरोप की बात करें तो मैंने स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, एस्टोनिया, रशिया, लैटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, उसके बाद मैंने ऑस्ट्रिया, इटली, फ्रांस, और टर्की, और इसके अलावा बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज़ को भी और भी विज़िट किया हुआ है। तो ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मुझे दुनिया को एक्सप्लोर करने का मौका भी मिला पढ़ाई के साथ साथ। तो अच्छा जी बच्चों, सब अगर आप जनरल डिस्कशन करें किसी भी, जिस तरह मैं भी टीचिंग से मेरा बड़ा बच्चों के साथ जो है वो क्लोजली जो मैं लिंक रहता है, तो 90% या आई वुड से कि 95% जो स्टूडेंट्स हैं, वो ये चाहते हैं कि वो बाहर जाके पढ़ें, वो बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन वो सिर्फ बातों की हद तक ही होता है, लेकिन वो कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि एफर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। स्कॉलरशिप अगर विन करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो एफर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पे अगर वो सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं, और सोचने वाला अपनी जगह पे बैठा ही रह जाता है, लेकिन जिसने कुछ करना होता है वो एफर्ट करता है, और वो एफर्ट करके अपनी जो है अल्लाह ताला उसके लिए रास्ता ओपन कर देता है, वो अपनी अगली मंजिल की तरफ जो है वो रवां दवा हो जाता है। तो बच्चों, अगर आपने स्टूडेंट्स जो हैं वो भी सुन रहे हैं, अगर आपने आगे बढ़ना है, अगर आपने आगे तरक्की करनी है, तो आपको स्कॉलरशिप इन करना है, तो आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी करनी पड़ेगी, आपको अपना स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, उसके लिए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन जो है वो टाइम आप एक्चुअली आपको पे बैक करेगा। तो टाइम एंड एफर्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग if you want to go abroad, if you want to study on scholarship, if you want to go study abroad for free, तो इसके लिए आपको जो है वो एफर्ट करनी पड़ेगी। अच्छा, उसमें हर एक बंदे का कोई ना कोई कंफर्ट जोन होता है। यहाँ पे अगर आप अपने कंफर्ट जोन के अंदर रहते हैं, तो आपको ग्रोथ नहीं आपकी होती, जिसमें हर बंदा जो है वो चाहता है कि मैं एक अपनी उसका कंफर्ट जोन है। फॉर एग्जांपल, किसी को रेस्ट करने का, नींद का शौक होता है, किसी को घूमने फिरने का शौक होता है, किसी को मूवीज देखने का शौक होता है, यानी हर बंदे का अपना कंफर्ट जोन है। तो अगर आप अपने कंफर्ट जोन के अंदर रहते हैं, तो आप तरक्की नहीं कर सकते, आप दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकते। जिस तरह ये शेल है एक पौधे का, उसमें बीज का जो शेल होता है, जब तक वो अपने शेल को तोड़ता नहीं है, तो बाहर नहीं निकल सकता और फूल नहीं बनता उसका। इसी तरह आपने अगर ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना है, तो आपको अपने इर्द गिर्द जो है वो शेल, जो सुकून का या अपना कंफर्ट जोन है, उसको तोड़ना पड़ेगा, और आपको तभी ही आप ग्रो कर पाएंगे। तो ये इसकी मोटिवेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें थी। अब मैं आपको बताता हूँ अगली चीज़, जो क्या है, किस तरह आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है ड्यूरिंग, अगर आप स्टूडेंट हैं, कोई भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं या मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, तो आपने ड्यूरिंग स्टडीज़ आपने किस तरह अपने आप को चीज़ों को प्रिपेयर करना है, ताकि आप फर्दर अगर फ्यूचर में अगर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, तो आपके लिए जो है सारी जो है वो प्री रेक्विजिट्स जो है वो कंप्लीट हों आपके। उसमें आप कोशिश करें बच्चों कि आप जो है वो 3 CGPA आप मेंटेन रखें अपने अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट, ये जो एमएस का कुछ बच्चे कर रहे हैं तो वो स्टडीज़ में, क्योंकि जो बिलो 3 CGPA है, वो एक अच्छा जो है वो साइन या अच्छा एक नहीं है। एक तरह का आप ये कह लें कि जिस तरह हमारे एनुअल सिस्टम में फर्स्ट डिवीजन होती है, तो इसी तरह जो है वो CGPA सिस्टम में 3 CGPA इज़ कंसिडर्ड एट फर्स्ट डिवीजन। सॉरी। उसके बाद आप जो है वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, तो आप मुख्तलिफ आपको सॉफ्टवेयर सिखाई जाती हैं, हार्डवेयर टूल्स सिखाए जाते हैं, तो आप उनकी अपनी स्टडीज़ से रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर जो है वो टूल्स उनको लर्न करें, उनके ऊपर काम करना सीखें, जो कि आपके सीवी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। उसके बाद अगर आपके उसके अलावा अगर आपने जो है वो फर्दर आपने
अपनी पब्लिकेशंस के ऊपर फोकस करें, कोशिश करें कि अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस करें और अपने थीसिस को ऊपर फोकस करें और उनको अच्छा सा करें और उसमें से एक पब्लिकेशन कोशिश करेंगे कोई कॉन्फ्रेंस जनरल पब्लिकेशन जो है वो आप उसमें से निकालें। और इसके अलावा आपको ये भी अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करें जो कि आपके अल्टीमेटली सीवी को स्ट्रॉन्ग करेगा। जी, तो बच्चों अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को कैसे प्रिपेयर करना है। जब आपने अप्लाई करना है किसी भी स्कॉलरशिप के लिए तो बिफोर अप्लाइंग जो है वो कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, रफली जो है रूट में आपको बताता हूँ। उसमें सबसे पहले स्टेप 1 में जिस तरह यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि टेस्टेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, इसमें क्या होता है कि आपके जितने भी फॉर एग्जांपल अगर मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड है, एफएससी का रिजल्ट कार्ड है, बीएस का रिजल्ट कार्ड और बीएस की आपकी डिग्री है, उसको आपने टेस्टेशन करवानी है। उसकी स्टेप बाय स्टेप मैं आगे डिटेल में बताता हूँ कि किस क्या कहाँ कहाँ से टेस्टेशन करवानी है। उसके बाद आपके जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर किसी कंट्री में रिक्वायरमेंट है आइल्स की या जीआरई की, वो आपने पास करने हैं। फिर उसके बाद आपने सीवी आपके पास होनी चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होनी चाहिए, रिसर्च प्लान होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें आपके पास हों और आपके पास जो है अप्लाई करने से पहले कोशिश करें कि आपके पास जो है वो अगर 2 साल के प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो आपका 2 साल का पासपोर्ट जो है वो वैलिड हो 2 साल के लिए। तो आपके पास पासपोर्ट भी बिफोर अप्लाइंग आपके हाथ में होना चाहिए। उसके बाद आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है सर्च करके, जो भी अप्रोप्रिएट हो। अगर आपको वो एक्सेप्ट हो जाता है आपकी एप्लीकेशन तो आप जो है वो उसके बाद वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे और फाइनली जो है वो आप ट्रैवल करेंगे और विल स्टार्ट योर स्टडीज़। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि सबसे पहले स्टेप 1 में हमने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को आपने अपनी उसको प्रिपेयर करना है, जिसमें उसकी अटेस्टेशन करवानी है क्योंकि उसके बगैर जो है वो आप प्रोसीड नहीं कर सकते। तो मैं उसको आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैसे आपने उसके लिए तैयारी करनी है। तो अगर आपने मैट्रिक और एफएससी की सबसे पहले बात करता हूँ, तो मैट्रिक और एफएससी की आपका जो रिजल्ट कार्ड होता है वो एक ही होता है पेज। तो आपने मैट्रिक और एफएससी के जो बोर्ड से आपने फॉर एग्जांपल अगर फैसलाबाद बोर्ड से किसी ने मैट्रिक और एफएससी किया है तो मैट्रिक और एफएससी फैसलाबाद बोर्ड से टेस्ट करवाएगा। उसके बाद आईबीसीसी का जो रीजनल ऑफिस है, फॉर एग्जांपल अगर इस तरह मैं अगर फैसलाबाद में बैठा हूँ तो आईबीसीसी का रीजनल हेड ऑफिस जो है वो लाहौर में है। अगर कोई इस्लामाबाद में भी है और ये जो कराची में भी आई थिंक सो है। मतलब जो है प्रोविजनल के जो है होते हैं जिस तरह फैसलाबाद का जो है सारे जो उसके डिपार्टमेंट्स हैं वो लाहौर में होते हैं सारे। तो इसलिए जो कि रीजनल जो हेड क्वार्टर्स हैं वो लाहौर में होंगे फैसलाबाद के सारे, या लाहौर बोर्ड के लाहौर में या कुछ भी एफिलिएटेड बोर्ड्स के। तो आपने मैट्रिक और एफएससी अपने रेलिवेंट बोर्ड से टेस्ट करवानी है। उसके बाद आईबीसीसी को वो डॉक्यूमेंट सेंड करने, अगर आप बोर्ड में जाएंगे वो टेस्टेशन करवाने के लिए तो आपको गाइड कर देंगे किस तरह आपने आईबीसीसी की टेस्टेशन करवानी है। तो वो फर्दर सारा प्रोसेस आपको बोर्ड से गाइडेंस मिल जाएगी। वो आपने सारी टेस्टेशन करवाने के बाद ये जब आपके हाथ में वापस आ जाएंगे तो आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से ये वाले डॉक्यूमेंट्स जो है मैट्रिक और एफएससी के ये वाले टेस्ट करवाने हैं। तो इसके बाद ये वाला आपका डॉक्यूमेंट टेस्टेशन का काम कंप्लीट हो गया मैट्रिक और एफएससी तक। उसके बाद बीएस और एमएस में आपके पास उनके दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं। बीएस में आपके पास रिजल्ट कार्ड होता है और बी जिसे ट्रांसक्रिप्ट भी कहते हैं, और बीएस में आपके पास डिग्री भी होती है। इसी तरह अगर आप एमएस किया हुआ है तो एमएस में भी आपके पास रिजल्ट कार्ड भी होता है और आपके पास जिसे डीएमसी भी कहते हैं, डिटेल मार्क्स सर्टिफिकेट, और आपके पास डिग्री भी होती है। तो आपने दोनों जो चीज़ों हैं वो आपने HEC से फर्स्ट टेस्ट करवानी है, हायर एजुकेशन कमीशन से। ये आप जो है वो बाय कोरियर टीसीएस सर्विस के थ्रू भी आप टेस्ट करवा सकते हैं और बाय जो आप पर्सनली जाके भी करवा सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कोरियर सर्विस के थ्रू करवाएं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम है। और अगर आप फैसलाबाद से लाहौर जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जो है वो सारा दिन लाइनों में लगना पड़ता है और इन द इवनिंग जो है वो आपको सारी टेस्टेशन कंप्लीट होती है। तो बेहतर यह है कि आप फैसलाबाद में ही रहें और सारे डॉक्यूमेंट्स टीसीएस के थ्रू टेस्ट करवा लें। जब ये वाले टेस्ट हो जाएंगे तो आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से वाले डॉक्यूमेंट से टेस्ट करवाएंगे और तब आपके सारे जो है वो बीएस के एजुकेशनल डॉक्यूमेंट सारे जो हैं वो रेडी हो जाएंगे इस स्टेप के बाद। उसके बाद स्टेप 2 है जिसमें आपने अगर फॉर एग्जांपल किसी स्पेसिफिक कंट्री के लिए अप्लाई करना है, जिसमें सपोज़ आपके यूरोप में है या ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, जिस कंट्री में भी अप्लाई करना है तो उस यूनिवर्सिटी की कोई ना कोई प्री रिक्विजिट होगा। फॉर एग्जांपल कहीं के आइल्स किसी जगह पे रिक्वायर्ड होता है, कहीं कहीं किसी जगह पे कोई और डिफरेंट लैंग्वेज टेस्ट रिक्वायर्ड होता है। वो सारे टेस्ट आपने पास करने हैं बिफोर अप्लाइंग। तो उसके बाद प्री रिक्विजिट टेस्ट में आता था, अगर हम लैंग्वेज टेस्ट की बात करें तो आइल्स एकेडमिक टेस्ट आपने पास करना है, जो कि दो डिफरेंट जो है इसकी कंडक्टिंग बॉडीज़ हैं, जिसमें AU ऑस्ट्रेलिया है और कैम्ब्रिज कंडक्ट करवाती है।
तो इन दोनों में से जो आपको सूटेबल हो वो आप इसके आइल्स एकेडमिक के रजिस्ट्रेशन करवाएं और उसकी तैयारी करें और इसको आप इनसे अपीयर हो जाएँ। इसके बाद कुछ कंट्रीज़ जो है वो पीटीई एक नया लैंग्वेज टेस्ट जो है वो अब अप्रूव हुआ है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में भी और यूरोप में भी और कुछ यूके में भी ये एक्सेप्टेबल है। लेकिन बिफोर taking this exam you have to look into the details of the requirements of the university। तो उसके आपको देखना पड़ेगा कि जहाँ पे जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं वहाँ पे पीटीई एक्सेप्टेबल है भी या नहीं उस कंट्री में। अदरवाइज यू हैव टू स्किप दिस और आपने आइल्स की तरफ फोकस करना है। उसके बाद अगर आपने यूएस में जाना है, कुछ जो यूरोपियन कंट्रीज़ में भी जीआरई एकेडमिक्स का जो स्कोर मांगते हैं, अगर आपने एमएस करना है तो जीआरई एकेडमिक्स भी आपको देना पड़ता है। मोस्टली ये यूएसए की मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो जीआरई के बगैर वहाँ पे एडमिशन नहीं होता, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं यूएसए की भी जहाँ पे जीआरई के बगैर भी आपका हो जाता है एडमिशन, सिर्फ आइल्स की बेस पे। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी का कई दफ़ा जो है वो आपका या तो इंटरव्यू होता है या ओरल एग्ज़ाम होता है या रिटन एग्ज़ाम भी होता है ऑनलाइन। तो उसके लिए भी आपको जो है उसमें अपीयर होना पड़ेगा। जब ये सब आप रिक्विजिट से आप गो थ्रू हो जाएंगे तो फिर आपकी फाइनल एवेलुएशन होती है और आप उनके क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं तो आपको या तो एडमिशन या स्कॉलरशिप जो है वो ऑफर कर देते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर सीवी। उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपने कौन कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, उसमें आपके पास आ जाता है आपने जो भी अपनी फ़ोटो कापीज़ हैं सारी टेस्टेड डिग्रीज़ की, जो कि पिछले स्टेप्स में आपको बता दिया। उसमें आपने उसको नोटराइज़ करवाना है। नोटराइज़ का मतलब ये होता है कि आपने जो है वो अपनी जो है वो कोर्ट्स के अंदर जाएंगे, वहाँ पे कोई जो है लॉयर बैठा होगा, वो आपके उसके ऊपर अटेस्टेशन करेगा और उसकी वैलिड फ़ोटो कापीज़ के ऊपर, तो उसे हम कहते हैं नोटराइजेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आपके सीवी जो है वो आपको यूरोपास फॉर्मेट में या एटीएस एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम की ऑनलाइन स्क्रूटनी जिसके थ्रू होती है वो या यूरोपास या एटीएस फॉर्मेट में कोशिश करें बनाएं। इसकी डिटेल आपको आप नेट से सर्च कर सकते हैं कि यूरोपास या एटीएस एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम फ्रेंडली सीवी कौन सी होती है। उसके बाद आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनानी है, मोटिवेशन लेटर, उसके बाद रिसर्च प्लान जिसकी लेंथ 2 से 4 पेजेस तक होती है, रिसर्च प्रपोजल होती है, 2 to 3 रिकमेंडेशन लेटर्स होते हैं। ऑनलाइन भी कई यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो हार्ड कॉपी एक्सेप्ट करती हैं। उसके बाद आपको लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। अगर आप सेल्फ फाइनेंस पे जा रहे हैं, इवन के स्कॉलरशिप पे भी जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको कई दफ़ा जो है वो लास्ट 6 मंथ की जो है वो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। अगर आपके फादर की बैंक स्टेटमेंट है तो उसमें फिर आपको एक स्टैम्प पेपर के ऊपर आपके फादर की तरफ से जो है वो एक लेटर लिखना पड़ता है आपके फादर जो है वो, जिसमें ये लिखेंगे कि वो आपको सपोर्ट करेंगे ड्यूरिंग योर स्टे अब्रॉड। तो ये सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। इसकी डिटेल अगर आपको ना कुछ समझ आए तो मैं इसके सैम्पल्स जो हैं वो अपने फेसबुक के फेसबुक के पेज पे अपलोड कर दूंगा, या आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आए तो डिटेल में इसके ऊपर जो है वो दोबारा जो है मैं कोशिश करूँगा कि स्टेप बाय स्टेप इन सबको डिस्कस करूँ अपनी फ्यूचर वीडियोज़ के अंदर। अच्छा, उसमें जब आपने सीवी बनानी है तो आपने कोशिश करनी है कि आप उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो और फॉर्मेटिंग की कोई मिस्टेक ना हो। ये आपने बहुत ज़्यादा गौर से बनानी है। और आपने एकेडमिक सीवी बनानी है, जॉब सीवी नहीं बनानी। एकेडमिक सीवी और जॉब सीवी में थोड़ा सा फ़र्क होता है। एकेडमिक जॉब सीवी में हम जिस तरह लिखते हैं कि फादर नेम, अपने घर का एड्रेस लिखते हैं, छोट बहुत सी शॉर्ट सी बनाते हैं, लैंग्वेज लिख देते हैं जी उर्दू पंजाबी ये वो, इस तरह की जो है वो अननेसेसरी चीज़ें आपने उसमें नहीं लिखनी। जो आपने अब्रॉड सेंड करनी है सीवी फॉर एडमिशन, उसे एकेडमिक सीवी बनानी है, ठीक है। वो मैं सैम्पल भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में उसके बाद डिटेल से बात करूँ। उसके बाद आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने से पहले बेहतर है कि आप प्रोफेसर जो है जिस डिपार्टमेंट में आपने जाना है उसको आप ईमेल करके उसकी एक्सेप्टेंस लें कि आप उसके अंदर जो है वो एमएस करना चाह रहे हैं या पीएचडी करना चाह रहे हैं। तो वो आपको अगर एक्सेप्टेंस आपके हाथ में होगी तो आपको जो है वो बहुत ज़्यादा एक प्लस पॉइंट है, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है। उसके बाद आपको जो है जो भी रिसर्च पोजीशन या रिसर्च एरिया या जो भी पीएचडी की फॉर स्पेसिफिकली या एमएस की रिसर्च थीसिस जो है उन्होंने एडवर्टाइज़ किए होते हैं जब आप सुपरवीन अपनी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, तो कोशिश करें कि अपनी सीवी को उस हिसाब से लिखें कि वो लगे उनको कि ये हमारे लिए बेस्ट कैंडिडेट है, जिसकी स्किल सेट मैच कर रहा है हमारी एडवर्टाइज पोजीशन के लिए। फॉर एग्जांपल ये देखें, एक यूनिवर्सिटी है टाल्टेक यूनिवर्सिटी इस्टोनिया की,
जहाँ पे उन्होंने पीएचडी पोजीशन एक एडवर्टाइज़ की हुई है अपनी वेबसाइट के ऊपर। पीएचडी पोजीशन इलेक्ट्रिकल मशीन अर्ली स्टेज रिसर्चर की पोजीशन है। यहाँ पे सारे उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई हुई हैं कि कौन कौन से टास्क वो परफॉर्म करेगा पीएचडी स्टूडेंट, उसको क्या स्किल सेट होना चाहिए। यहाँ पे जो है उसमें उसका टाइटल भी दिया गया है। तो आपने जब सीवी बनानी है तो आपने इन सारे स्किल सेट को जहन में रख के अपनी सीवी जो है इसके हिसाब से एडिट करनी है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, उसको मोल्ड करें अपनी सीवी को उस हिसाब से, ताकि उनको लगे कि यही बेस्ट कैंडिडेट है हमारे लिए। इसमें कुछ ट्रिक्स हैं जो कि आपको स्कॉलरशिप विनिंग के लिए जो है वो आपको हेल्पफुल हो सकते हैं। इसमें अगर आपने अप्लाई किसी पीएचडी पोजीशन के लिए या एमएस पोजीशन के लिए अप्लाई करना है फंडेड पोजीशन के लिए, तो कोशिश करें कि आप सुपरवाइजर का प्रोफाइल पढ़ लें। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे होता है, और उसमें जो उसके रिसर्च इंटरेस्ट हैं उसको अपनी सीवी में रिसर्च इंटरेस्ट को उस पर शो करवाएं, और उसमें उसे ऐसे लगे ताकि कि ये बंदा मेरे साथ काम करने में इंटरेस्टेड है और उसका स्किल सेट मेरे साथ मैच कर रहा है। तो उसमें आपने जो सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे अपनी मास्टर्स या बीएस के अंदर, वो भी ऐड करें, हाईलाइट करें जो उस पोजीशन से रेलिवेंट हैं। उसके बाद अपना स्किल सेट मैच करना चाहिए। उसमें एक अच्छी रिसर्च प्रपोजल आपको बनाने आनी चाहिए, और आपको प्रिसाइज ईमेल लिखनी चाहिए, ना कि जनरलाइज आप एक ही डिपार्टमेंट के मुख्य लोगों को मल्टीपल ईमेल्स ना भेज रहे हैं। उसको प्रोफेसर को उसके नाम से बुलाएं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर सेंडिंग एन ईमेल टू प्रोफेसर हुज नेम इज़, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे अगर कोई मेल लिखना चाहता है तो उसमें सपोज़ मेरा नाम हारून रशीद है, तो इससे बेहतर होता है कि आप लिखें कि डियर डॉक्टर हारून रशीद, इस तरह करके नाम से मुखातिब करें उसको, और उसमें उसका थोड़ा ज़्यादा प्रिसाइजली उसको ईमेल को लिखें, और गैर ज़रूरी चीज़ों से परहेज़ करें। जब आप सीवी करते एक्सेप्टेंस के लिए सीवी कर ईमेल करते हैं प्रोफेसर को, तो आप कोशिश करें उसमें सॉरी ईमेल करते हैं तो उसमें सीवी, रिसर्च प्रपोजल, आइल स्कोर आप ऐड कर दें, साथ उसके अटैच कर दें। बीएस और एमएस के जो है ट्रांसक्रिप्ट ऐड कर अटैच कर दें। और एक ही प्रोफेसर को बार बार ईमेल ना करें। उसका ईमेल करने के बाद 2 वीक्स और थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। अगर वो रिप्लाई नहीं करता तो फिर आप उसी डिपार्टमेंट किसी और प्रोफेसर को ईमेल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ना करें कि एक ही डिपार्टमेंट के मल्टीपल प्रोफेसर्स को या उसी प्रोफेसर को बार बार ईमेल करके पूछते रहें कि मैंने आपको ईमेल की है, आपने रिप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि वो बहुत बिजी होते हैं और उन्होंने अपने स्केड्यूल में से टाइम फिक्स किया होता है कि उन्होंने 1 वीक या 2 वीक के बाद उनको रिप्लाई करना है। तो कोशिश करें कि वेट करें और उनको बार बार ईमेल से डिस्टर्ब ना करें। अच्छा, सिलेक्शन क्राइटेरिया उसमें क्या है कि उसमें आपकी जब आप अप्लाई कर देते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर, आप प्री रिक्विजिट्स पूरे करने के बाद, तो आपको सबसे पहले तो मेरे ख्याल में आपकी लक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने प्रेजेंट कैसे अपने आप को किया है, आपके ग्रेड्स अंडर ग्रेजुएट में और मास्टर्स में। उसके बाद आइल्स का स्कोर, जीआरई का स्कोर, इंटरव्यू आपने कैसा दिया, पब्लिकेशन आपने की हैं या नहीं है, स्किल सेट आपका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये सारी चीज़ें इसमें प्लस पॉइंट है। अच्छा जी, तो आज तक हम यहाँ पे इसको, आज की वीडियो को काफ़ी लंबी हो गई है, यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। इंशाल्लाह जो है वो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि प्रेजेंटेशन जो है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद मुख्य दुनिया में जो मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊँगा, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के, और उनका सारा आपको बताऊँगा, ओवरव्यू दूँगा, और मुख्तलिफ डाटा बेसिस बताऊँगा जो कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ के स्पेसिफिकली डाटा बेसिस हैं जहाँ पे आप स्कॉलरशिप सर्च कर सकते हैं। और डिफरेंट जो है वो ग्रुप्स बताऊंगा जहाँ पे आपने अपनी खुद की आप वीएच की पोजीशन जो है वो एडवर्टाइज होती हैं। तो आज के लिए हम यहाँ पे अपनी वीडियो को क्लोज़ करते हैं। तो मेरे साथ जो है वो आप इस मेरे, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और इंशाल्लाह जो है वो मैं इसके ऊपर, अगर आप इस मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं मुझे आपको ये वीडियो कैसी, आप लेक्चर कैसा लगा इसके ऊपर आपने ज़रूर कमेंट करना है। अगर आपको मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा और मज़ीद डिटेल में वीडियोस बनाऊँगा। तो आज के लिए हम यहाँ पे ही इसको स्टॉप करते हैं आज के लेक्चर को। तो अगले लेक्चर तक मैं आपकी रिएक्शंस का और आपकी फीडबैक का इंतज़ार करूँगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।